नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अपन ने लास्ट जो वीडियो है उसमें आपके ऊर्जा संसाधन चालू किए थे। उस वीडियो का अपन ने ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण कैसे कैसे वो परंपरागत, अपरंपरागत, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, इनके बारे में देखा था। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से नवीकरणीय संसाधन है, कौन कौन से अनवीकरणीय संसाधन है, वो देख लिया था। इसके अलावा अपन ने परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपके चालू किए थे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सबसे पहले अपन ने जो पढ़ना चालू किया था आपके तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र। जो आपके कोयले के द्वारा जो बिजली उत्पन्न होती है उसको तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। वो अपन ने पढ़ना स्टार्ट आपके कर दिया था और राजस्थान में सभी तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र अपन ने पढ़ लिए थे। जैसे पहला कोयले पे आधारित तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र कोटा में, फिर पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ वाला, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट वो भी आपके सूरतगढ़ में, फिर अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो 2 बनने की घोषणा 2022 में हुई है। तो करंट से जोड़ते हुए अपन ने उसको पढ़ा था कि छबड़ा, बारावाला और काली सिंध, झालावाड़ वाला, दोनों को आपके 2022 सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री द्वारा अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। अपन ने ये भी पढ़ा था कि थर्मल, सुपर थर्मल और ये क्या होते हैं। जैसे जो सुपर थर्मल होता है वो प्लांट वो होता है जो 1000 मेगावाट से ज्यादा आपकी बिजली उत्पादित करे। फिर सुपर क्रिटिकल पढ़ा अपन ने जिसमें 600 से ज्यादा की 2 यूनिट होती है, वो आपके सुपर क्रिटिकल। और अल्ट्रा थर्मल जो 4000 से ज्यादा आपके बिजली उत्पादन करे, 4000 मेगावाट से ज्यादा, वो आपका अल्ट्रा में शामिल हो जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। लास्ट में मैप के थ्रू अपन ने ये भी देख लिया था कि कौन कौन से आपके तापीय संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित है। वो मैप की आप स्क्रीनशॉट भी अगर ले लिया होगा तो आपका यूं रिविजन हो जाएगा। उसी विधि पर आगे बढ़ते हुए आज अपन आगे के जो अपने ऊर्जा संसाधन है इनके बारे में पढ़ते हैं। तापीय विद्युत ऊर्जा के बारे में अपने लगभग पूरे डिटेल में पढ़ लिया। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आपके जो अगला संसाधन आता है वो आता है आपके पेट्रोलियम, है ना, कच्चा तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अच्छा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही आपके जो नीचे कच्चा तेल मिलता है भूमि में उसके द्वारा प्राप्त होते हैं। आपको पता है पेट्रोलियम प्राप्त होने में राजस्थान का अपने इंडिया में दूसरा स्थान है। लगभग अपन 20 से 22% पेट्रोलियम उत्पादन अपने पूरे इंडिया का करते हैं। 6 मिलियन मेट्रिक टन करते हैं। सबसे ज्यादा मुंबई हाई के द्वारा किया जाता है। तो ये तो अपने इस संसाधन के बारे में हो गया। हो पेट्रोलियम संसाधन में अपना दूसरे स्थान देख लिया, 20 से 22%, 6 मिलियन मेट्रिक टन अपन मुंबई हाई के बाद उत्पादित करते हैं। परंतु अपने राजस्थान के अहमियत से ये देखा जाए कि राजस्थान में आपके पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन कहाँ कहाँ स्थापित होता है। तो पेट्रोलियम का जो उत्पादन राजस्थान में 4 बेसिनों से किया जाता है। जिस जगह, जिस स्थान पे आपके पेट्रोलियम प्राप्त होता है उसको पूरे को एक बेसिन बोला जाता है, इलाके को। तो ठीक है, ऐसे 4 इलाके हैं आपके जहां से आपके पेट्रोलियम प्राप्त होता है। खनिजों में अपन ने इसको और डिटेल में पढ़ा था आपके, क्योंकि संसाधनों में भी पेट्रोलियम आता है, इनसे भी आपके बिजली प्राप्त होती है, तो अपन को ये पढ़ना सही है। और 1955 में अपने राजस्थान में इसकी खोज की गई थी कि राजस्थान में भी आपके पेट्रोलियम उपलब्ध है। परंतु निकाला सबसे पहले कब जाने लगा, निकाला आपने 2009 के अंदर अपना मंगला के तेल का कुआं मिला था, वहां पे अपन ने ऐसा ढूंढा था। ठीक है, तो 4 पेट्रोलियम बेसिन है अपने, मैं ये बता रहा था आपको। 4 पेट्रोलियम बेसिन कौन कौन से? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर बेसिन, बीकानेर बेसिन और विंध्यन बेसिन। अच्छा, अब थोड़े डिटेल में जाते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, वहां पे आपके राजस्थान का सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र है। और सबसे पहला कुआं जो है आपके मंगला 2009 के अंदर बाड़मेर सांचौर में मिला था। सर्वाधिक तेल अगर आपको कहीं से प्राप्त होता है तो ये आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन से ही प्राप्त होता है। ये रही बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसी से ही आपके प्राप्त होता है। सर्वाधिक तेल इसी से प्राप्त होता है आपके। राजस्थान में सर्वाधिक गैस अगर कहीं से प्राप्त होती है आपको तो जैसलमेर बेसिन से प्राप्त होती है। सर्वाधिक गैस आपके सबसे ज्यादा यहीं से प्राप्त होती है। फिर बीकानेर नागौर बेसिन तीसरी बेसिन है, यहाँ पे अभी आपका नया एक पूनम का कुआं मिला है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक विंध्यन बेसिन है जिसके अंदर आपके हाडोती क्षेत्र आता है। इसके अलावा भीलवाड़ा और झालावाड़ का इलाका और आपके इसमें शामिल हो जाता है। हाडोती के 4 जिले आ जाते हैं इसमें, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ भी इसके अंदर आता है। आप कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये अपन ने खनिजों के अंदर भी देख लिया था कि पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे किया जाता है आपके। फिर प्राकृतिक गैस को आधारित आपके विद्युत ऊर्जा संयंत्र देख लेते हैं।
कि प्राकृतिक गैस से जहां जहां आपके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो वाले संयंत्र अभी अपन देख रहे हैं। पेट्रोलियम के बारे में अपन ने खूब डिटेल में पढ़ रखा है, फिर भी अपन ने इस टॉपिक के हिसाब से इसको देखा। अब आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस पे जहां से आपके विद्युत गृह स्थापित है। ध्यान रखना ये वाला टॉपिक आपने बहुत कम जगह देखा होगा कि प्राकृतिक गैस पर आपके कौन कौन से स्थान पे विद्युत का उत्पादन आपके किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो आपका याद रखो, देश का पहला प्रथम भूमिगत जो आपके प्राकृतिक गैस संयंत्र लगाया गया है, देश का प्रथम, राजस्थान का नहीं पूरे देश इंडिया का प्रथम भूमिगत प्राकृतिक गैस से जो विद्युत आपका उत्पादन की जा रही है, गैस विद्युत उत्पादन की जा रही है, उसका पहला संयंत्र आपके मेड़ता नागौर के अंदर लगा है। ये नागौर है आपके, यहाँ मेड़ता के अंदर आपके पहला संयंत्र लगा गैस पे आधारित, ये ध्यान रखना। फिर एक संयंत्र आपके, दूसरा संयंत्र कहाँ है आपके, रामगढ़ पड़ता है आपके जैसलमेर के अंदर, तो रामगढ़ में भी आपके विद्युत गैस संयंत्र है, ये आपके 300 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। अगर आपको फिर भी याद रखनी है तो इतना याद रख लेना, वरना अगर आप इतना याद रखोगे कि गैस से आपके विद्युत कहाँ पे उत्पादित की जाती है, तो देश का प्रथम भूमिगत तो आपके मेड़ता नागौर में, फिर रामगढ़ में आपके, जैसे अपन ने मैंने बताया आपको बेसिन में भी कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस आपके कहाँ है, जैसलमेर बेसिन में उपलब्ध है, तो जैसलमेर में रामगढ़ जो गैस विद्युत है वहां पे आपके 300 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। फिर है आपके धौलपुर गैस कंबाइंड परियोजना, इसके बारे में बहुत बार आपसे सीधा पूछा जाता है, ये भी आपके लगभग 350 मेगावाट बिजली उत्पादित करती है। परंतु आप इनमें ये याद रखना है कि इस स्थान पे आपके गैस के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। फिर आपके एक बूंदी में केशवराय पाटन से की जाती है, और याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक इसी से की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक किससे की जाती है, तो केशवराय पाटन से की जाती है। सर्वाधिक गैस के द्वारा विद्युत उत्पादन कहां से किया जाता है, केशवराय पाटन से किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक दो पॉइंट और बचता है, एक तो आपके सवाई माधोपुर में, ये आपके सवाई माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर में, और एक आपके उदयपुर में, ये रहा आपके उदयपुर। तो उदयपुर और सवाई माधोपुर में जो आपके विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, मतलब गैस के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, ये आपका पैटर्न है पूरा का पूरा बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई मैंने आपको बताया अभी कि सबसे ज्यादा इंडिया में अगर पेट्रोल कहीं से प्राप्त होता है तो बॉम्बे हाई से होता है। तो बॉम्बे हाई की टेक्निक के बेस पे अपने राजस्थान में कहां से प्राकृतिक गैस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो कहां किया जाता है, आपके एक तो सवाई माधोपुर के अंदर किया जाता है और एक उदयपुर के अंदर किया जाता है। ठीक है, उदयपुर व सवाई माधोपुर में किया जाता है, इसको लिख लेना आप ढंग से। ठीक है, कि बॉम्बे हाई की बेस पे अपने यहाँ पे किया जाता है। सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस से बिजली उत्पादन राजस्थान में कहाँ होती है, तो केशवराय पाटन बूंदी के अंदर आपका 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन अपने होता है। पहला भूमिगत प्राकृतिक गैस पे आधारित बिजली का उत्पादन कहाँ किया गया है आपका पूरे देश में, तो वो आपके मेड़ता नागौर में किया गया है। ठीक है, इतना याद रहेगा इनसे रिलेटेड। तो फिर अगली ऊर्जा सोर्स पे आते हैं। देखो प्राकृतिक ऊर्जा सोर्सों में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, परंपरागत में सबसे पहले पढ़ा था कोयला, कोयले के बारे में, तापीय विद्युत ऊर्जा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया। फिर अपन ने पढ़ा था आपके पेट्रोलियम के बारे में भी अपन ने पूरे डिटेल से पढ़ लिया। फिर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम से बहुत ज्यादा आपके बिजली उत्पादित होती नहीं है, इसलिए अपन ने उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा भी नहीं, बस 4 बेसिन देखे हैं। ऐसा मैं सोचना ही सर घास नहीं काट रहे, उसमें इतना ही है आपके। फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस के कौन कौन से संयंत्र है अपन ने देख लिया। फिर अब आते हैं अपन परंपरागत ऊर्जा पे, आपके लास्ट जो ऊर्जा सोर्स है वो कौन सा है, परमाणु ऊर्जा, है ना, एटॉमिक एनर्जी। और एटॉमिक एनर्जी है, उसमें आपके देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो तो आपके तारापुर में स्थापित हुआ था। कहां पे स्थापित हुआ था, तारापुर कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे, तारापुर महाराष्ट्र, याद रख लेना, थोड़ा सा आ जाता है ये क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछा गया है अभी। ये किसमें, जो आपके सीईटी का एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल 2023, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया, कहां पे, तारापुर में। देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया, अपने राजस्थान रावतवाटा कोटा के अंदर किया गया। यूरेनियम पे बेस, मतलब यूरेनियम पर आधारित देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया आपके, तो वो किया गया आपके रावतवाटा चित्तौड़ के अंदर ही किया गया, है ना। प्राकृतिक यूरेनियम पे बेस पहला, है ना। देखो मैंने क्या क्या बताया, देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र आपके, देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र
अपने राजस्थान में रावत भाटा, राजस्थान का पहला भी रावत भाटा ही आपको याद रहेगा। फिर देश का यूरेनियम और भारी जल पे बेस्ड पहला विद्युत परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका राजस्थान का रावत भाटा। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, इसकी स्थापना आपके कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपके जो रावत भाटा वाले की स्थापना की गई थी आपके 1963 में की गई थी। ये भी आपके पूछ ले जाता है कभी कभी। ठीक है, तारापुर आपका पहला, रावत भाटा राजस्थान का पहला, भारत का दूसरा, यूरेनियम बेस पे भारत का भी पहला, इतना याद रहेगा। इसके अंदर आपके 6 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर संचालित है अभी, मतलब 6 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर आपके अभी इसमें चल रहे हैं, है ना। यूरेनियम पे बेस पे इस पे बिजली उत्पादित की जाती है और इसकी कितनी क्षमता है बिजली उत्पादित करने की? कितनी क्षमता है आपके? 1180 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 1180 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है आपके रावत भाटा कोटा के द्वारा। क्या क्या पढ़ा अपन ने रावत भाटा कोटा के बारे में? देश का तो दूसरा, राजस्थान का पहला, देश में यूरेनियम और भारी जल के बेस पे देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका स्थापित हुआ 1963 में। 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है आपके। ठीक है, 6 जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है इसके अंदर वो कार्यरत है। इतना बहुत है इसके लिए, या और भी डिटेल में जाओगे आप? कहाँ पे? ये कोटा में स्थापित है, ये तो ध्यान ही होगा, चित्तौड़गढ़ में, सॉरी, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, चंबल नदी के किनारे है ये आपके, कोटा में नहीं है, माफ करना। फिर पहला कौन सा था आपका? तारापुर। ये अपन ने इतना पढ़ लिया इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं ये गलत लिख रखा है भारत। ठीक है, राजस्थान में आपका पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो रावत भाटा कोटा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ अभी अपन ने देखा ही आपके। ठीक है, अब आपके राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी स्थापित किया जा रहा है, प्रस्तावित मतलब किया गया है, उसकी निर्माण अभी आपके चल रहा है। तो वो कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन अभी वर्तमान के एग्जामों में खूब ज्यादा रिपीटेड रहा है आपके। तो राजस्थान का, ये भारत का नहीं है, राजस्थान का है। तो राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपके वो माही नदी बांसवाड़ा के किनारे बनाया जा रहा है। ठीक है, माही नदी के तट पे बांसवाड़ा में आपके बनाया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अभी ये बनाया जा ही रहा है, प्रस्तावित ही है, तो इसके बारे में और कोई आपकी जानकारी है नहीं। इतना है कि इसकी कुल विद्युत ऊर्जा क्षमता है वो आपके 4 × 700 मेगावाट होगी। मतलब 4 इंटू मतलब क्या है? तो 4 इसमें यूनिट लगेगी, 4 इकाइयां इसमें काम करेगी आप। जैसे अपन ने देखा था 6 इकाइयां किसमें काम कर रही है? आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़ वाले के अंदर काम कर रही है। वैसे ही आपके 4 यूनिट 700 मेगावाट की आपके कहां पे स्थापित की जाएगी? बांसवाड़ा में आपके स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जल विद्युत ऊर्जा। देखो यहां तक अपन ने पढ़ा वो था आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में मैंने आपको बताया था मोटे मोटे तौर पर अपन तापीय ऊर्जा पढ़े, पेट्रोलियम पढ़े, प्राकृतिक गैस पढ़े और परमाणु ऊर्जा पढ़े, यही आपके आता है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है, वो उनमें पहला जो है आपके जल विद्युत ऊर्जा। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाए कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन आपके जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। मैं पूछूं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन आपके किसके द्वारा किया जाता है, तो वहां तापीय ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था आपको राजस्थान में भी सबसे ज्यादा किससे किया जाता है? तापीय से ही किया जाता है। टोटल ओवरऑल में भी तापीय सबसे ज्यादा किया जाता है। परंपरागत में तो सबसे ज्यादा तापीय से किया ही जाएगा। गैर परंपरागत में सबसे ज्यादा आपके विद्युत उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा। वर्तमान समय में राजस्थान में भी लगभग 40% याद रख लेना, 39.6%, लगभग 40% उत्पादन आपके बिजली का किसके द्वारा किया जा रहा है? जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बिजली की सप्लाई इसके द्वारा होती है। गैर परंपरागत, ये लिख लो यहाँ पे, आप याद रख नहीं पाओगे किसमें, आपके गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत थे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक उत्पादन आपके इसके द्वारा किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? जल विद्युत ऊर्जा। अब तो याद रहेगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसके अंदर सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन आपके जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया जाता है आपके। ठीक है,
आगे बढ़े इस सीरीज में। अब राजस्थान में संचालित जल विद्युत परियोजनाएं आपके, अब देखो जैसे अपन ने तापीय परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़े थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपके तापीय ऊर्जा। अपन ने पूरा जो जो संयंत्र सब पढ़े, फिर पेट्रोलियम के बारे में बेसिक बेसिन वगैरह के बारे में जाना, फिर प्राकृतिक गैस के कुछ संयंत्रों के बारे में पढ़े, और परमाणु ऊर्जा पर आधारित अपने एक ही रावत वाटा चित्तौड़, तो उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। पर अब आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके जल विद्युत, और इससे रिलेटेड बहुत सारी परियोजनाएं अपने यहाँ पे कार्यरत है, तो उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जल विद्युत परियोजना में पहली परियोजना अपन पढ़ रहे हैं चंबल परियोजना। चंबल नदी के किनारे स्थापित चंबल परियोजना। चंबल परियोजना में चंबल नदी पे आपके 4 बांध बनाए गए हैं, आपको पता है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, सब पूर्णतः 12मासी नदी है। सबसे बड़ी नदी मतलब जल धारण क्षमता के हिसाब से बता रहा हूं मैं, आप कहीं बोल दो इस लंबाई मेरिन में तो बनास है, वो अलग कॉन्सेप्ट है नदियों का, परंतु राजस्थान में वो 12मासी नदी जो सबसे ज्यादा पानी लेके आपके राजस्थान से गुजरती है, वो आपके चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी के किनारे आपके 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से एक बांध तो आपके गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ जाता है, इसके अलावा 3 बांध अपने राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से जब आपके चंबल नदी प्रवेश करती है, वहां से लेके और आपके जब सवाई माधोपुर रामेश्वरम में ये बाहर निकलती है, वहां तक आपके इसमें 3 बांध अपने राजस्थान में बनाए गए। इन तीनों बांधों में से राजस्थान में तो 2 और पूरे आपके चंबल नदी पे 3, मतलब टोटल 4 बांध है। 4 में से 3 बांधों में सीधा सीधा आपके विद्युत का उत्पादन किया जाता है, एक में नहीं किया जाता। कोटा बैराज है, वो सिर्फ आपके सिंचाई के लिए, पानी पेयजल और सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अच्छा पहले ये देख लेते 4 बांध कौन कौन से। तो इस पे 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन सा है पहला बांध? पहला बांध तो है आपके गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है जो, ठीक है। सबसे पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। जैसे मानो ये आपका राजस्थान का मैप है, ऐसे चंबल नदी आपके यहां से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, तो यह मध्य प्रदेश के अंदर ही आपके एमपी के अंदर ही पहला बांध पड़ता है, जिसका नाम क्या है आपके गांधी सागर बांध, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का बांध है पूर्णतः, अपने मतलब नहीं है। इससे जो बिजली उत्पादित होती है वो भी मध्य प्रदेश के पास ही रहती है। पर याद रखना है चंबल नदी पे पहला बांध कौन सा आपका? गांधी सागर बांध। अपन से मतलब नहीं है। अपने राजस्थान में 3 बांध बचते हैं अभी। 3 बांध में पहला कौन सा है आपके? तो प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले पड़ता है। देखो ये यहाँ से 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में एंट्री करेगी, तो सबसे पहला जिला कौन सा पड़ेगा आपका? चित्तौड़गढ़ पड़ेगा। और चित्तौड़गढ़ में पहला बांध इस पे बन रखा है राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप ने उनके नाम पे राणा प्रताप सागर बांध बन रखा है। इस राणा प्रताप सागर बांध के अंदर आपके एक जो जल विद्युत गृह बना रखा है, जल विद्युत संयंत्र लगा रखा है, यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में सबसे पहले कौन से बांध से आपके बिजली का उत्पादन होएगा चंबल नदी के द्वारा? राणा प्रताप सागर के द्वारा। सबसे पहले राजस्थान में एंट्री हुई, तो राजस्थान में तो सबसे पहले आपके किससे हुआ? राणा प्रताप सागर से आपके बिजली का उत्पादन हुआ। दूसरे नंबर पे जो बांध आता है आपके, वो आता है जवाहर सागर बांध। कौन सा आता है दूसरे नंबर पे आपके? जवाहर सागर बांध आता है, ये रहा दूसरे नंबर पे, ठीक है। जवाहर सागर बांध कहां पड़ता है? कोटा में। और कोटा बैराज कहां पड़ता है? आपके कोटा में। आपके कोटा बैराज जो है ये, इससे आपके विद्युत उत्पादन नहीं होता, विद्युत उत्पादन नहीं, समझ जाओगे इतने में। तो चंबल नदी पे आपके 4 बांध है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। इसमें से कोटा बैराज के द्वारा आपके विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, बाकी के तीनों के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में तो आपके 2 ही के द्वारा किया जाएगा, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर के द्वारा, ठीक है। इतना याद रहेगा। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है आपके। देखो भाई ये तो मैंने बता दिया, चंबल नदी से आई, मध्य प्रदेश से रही है, उसमें बांध भी आपके बनाया जा रहा है। और ये राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है, इसके लगभग 50-50% की हिस्सेदारी है इसमें, या लगभग नहीं, फिक्स ही है आपके। राजस्थान और मध्य प्रदेश की आपके 50-50% की इसकी हिस्सेदारी है इसमें। तो मोटा मोटी चंबल नदी परियोजना पे क्या याद रखना है आपको? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं, 50-50% की हिस्सेदारी है। इसके अंतर्गत आपके 4 बांध बनाए गए, 3 नहीं। इनमें से 4 बांध आपके राजस्थान में कौन कौन से? जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, और एक आपके मध्य प्रदेश में,
ये 3 से कंफ्यूज मत होना, 3 आपके राजस्थान के अंदर है ना, और टोटल 4 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान में मैंने बताया आपको सबसे पहले जो 84गढ़ से घुसती है तो राणा प्रताप सागर बांध आता है। राणा प्रताप सागर बांध में आपके जो विद्युत उत्पादन होती है वो आपके 43 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है। यहाँ पे 4 संयंत्र लगा रखे हैं आपके, मतलब 4 संयंत्र, 4 यूनिट आपके, 4 इकाइयां आपके काम कर रही है, उनसे आपके टोटल 43 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जवाहर सागर बांध कोटा, जवाहर सागर बांध में आपके 3 इकाइयां काम कर रही है और इससे 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चंबल नदी परियोजना से राजस्थान में 1.93 लाख किलोवाट विद्युत प्राप्त होती है अपन, कितनी 1.93 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष इतनी प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखो क्या क्या पूरा डिटेल में हो गया आपने चंबल नदी वाला 50-50 राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में 4 बांध, उनमें से 3 राजस्थान के अंदर और 3 में ही आपके विद्युत उत्पादन होती है, जिनमें से राजस्थान के कोटा बैराज में नहीं होती है, एमपी वाले गांधी सागर में, राणा प्रताप सागर में, जवाहर सागर में विद्युत उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर में आपके 4 संयंत्र है, जवाहर सागर में आपके 3 संयंत्र है। राणा प्रताप सागर से 43 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है और जवाहर सागर से 35 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रही है। तो ठीक है, चंबल नदी वाला पूरा का पूरा हो गया आपके कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अपन और आज पढ़ते हैं आपके माही विद्युत परियोजना। माही नदी के कारण जो विद्युत परियोजना है, कारण नहीं सॉरी, माही नदी पे जो आपकी विद्युत परियोजना है उसके बारे में। अच्छा, माही नदी आपके राजस्थान में कहाँ बहती है सबसे पहले ये बताओ। ये तो आपके राजस्थान, फिर से बनाता हूँ देखो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर का राजस्थान ऐसी टेढ़ा वेढ़ा सा है, पर फिर भी सही है अपना राजस्थान, सही बना है एकदम, है ना। माही नदी आपके कहां से आती है, एमपी से आती है और उल्टा यू बनाते हुए गुजरात में चली जाती है। मध्य प्रदेश से आई, ठीक है, और आपके गुजरात के अंदर चली गई, ठीक है। राजस्थान में उल्टा बनाती हुई, उल्टा यू बनाती हुई चली जाती है, बांसवाड़ा से प्रदेश करती है और डूंगरपुर से आपके बाहर निकल जाती है। अच्छा, तो माही नदी के ऊपर माही बांध आपको पता है बांध बना रखा है ना बांसवाड़ा में, और यहाँ पे आपके जल विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है इस जगह, ठीक है। तो माही नदी पे जो प्रथम इकाई बनाई गई थी आपके, मतलब जल विद्युत ऊर्जा की जो उत्पादन आपके वो 1984 से शुरू किया गया था और इसकी द्वितीय इकाई 1989 से आपका उत्पादन शुरू हुआ। टोटल 140 मेगावाट बिजली उत्पादित आपके की जाती है। इसमें सीधा सीधा आपको इतना ही याद रखना है कि माही विद्युत परियोजना कहाँ पे है आपके, बांसवाड़ा में, माही नदी के किनारे। 1984 से इसमें इसकी प्रथम इकाई ने काम करना चालू किया था। 140 मेगावाट विद्युत इससे उत्पादित आपके की जाती है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं सोच रहा था क्या रह रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपके रह रही है वो देखो अब है लिखने वाली। ये किस किस की संयुक्त परियोजना है आपके, तो गुजरात और राजस्थान क्या आपके संयुक्त परियोजना है ये भी। तो गुजरात और राजस्थान में आपके हिस्सेदारी कितनी है, तो 55% हिस्सेदारी तो आपके गुजरात की है और 45% हिस्सेदारी आपके 45% हिस्सेदारी आपके राजस्थान की है। तो माही विद्युत परियोजना में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले कि गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 55% हिस्सेदारी आपके गुजरात की, 45% आपके राजस्थान की। परंतु जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है कि 100%, स्टार लगा के लिख लेना, 100% जो विद्युत है, विद्युत उत्पादन हिस्सेदारी राजस्थान की है, हिस्सेदारी आपके किसकी है, राजस्थान की है, ठीक है, याद रहेगा। माही विद्युत परियोजना क्या है, गुजरात और राजस्थान के बीच 55-45 रेशियो के बीच में एक परियोजना है जिसमें विद्युत उत्पादित की जा रही है। इसमें 100% विद्युत उत्पादन की जो हिस्सेदारी वो राजस्थान की, मतलब जितनी विद्युत उत्पादन होगी वो सारी राजस्थान को मिलेगी। सिंचाई दोनों देशों, दोनों राज्यों के द्वारा की जाएगी, दोनों राज्यों में की जाएगी इस डैम के द्वारा, ठीक है, माही नदी के द्वारा। 1984 में इसकी प्रथम इकाई आपके चालू हुई थी, 89 में दूसरी, 140 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। देखो वहां कितनी की जा रही थी आपके, एक में आपके 43 की जा रही थी और एक में आपके 35 की जा रही थी, दो बांधों में,
और उनसे भी ज्यादा की जा रही है आपके अकेले किसमें, माही में। ठीक है, तो ये तो आप अपन ने पढ़ लिए 2 राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। अब अपन आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आपकी जो तीसरी मेन इंपोर्टेंट जल विद्युत परियोजना आती है वो आती है आपके भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नागल डैम आपके कहाँ है बताओ। भाखड़ा नागल डैम है आपके पंजाब में से स्थित है ना। भाखड़ा आपके हिमाचल में पड़ता है, नांगल आप पंजाब में पड़ता है, भाखड़ा नागल डैम आपके पंजाब में स्थापित है ना। अब भाखड़ा नागल डैम जो परियोजना होगी ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना होगी। देखो पंजाब में डैम, पंजाब के बाद हरियाणा फिर राजस्थान, तो 3 राज्य हुए आपके ऊपर सीरियल से भी चलोगे तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है कौन सी, भाखड़ा नागल परियोजना। इसमें डैम भी है, इसमें पानी भी अपन को इससे मिलता है और विद्युत भी मिलती है। अभी अपन विद्युत पढ़ रहे हैं, सिंचाई परियोजना नहीं पढ़ रहे, तो इसको विद्युत के परपेक्ष से देखेंगे। ठीक है, अभी सभी बोलेंगे कि डायरेक्ट कि सर भाखड़ा नागल डैम में कहाँ पे है, कौन सा बांध कहाँ है, वो अपन को पढ़ने नहीं, अभी विद्युत वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाखड़ा नागल डैम है जो आपके नेहरू जी की ये खोज थी, जब उनने सेकंड आपके 5 ईयर प्लान था उसके टाइम पूरे इंडिया में बड़े बड़े डैम सिंचाई परियोजनाएं ये चलाई थी। उसके कारण बहुत फायदा मिला है, अपन को बोलते हैं कि ये नवीन भारत का निर्माण भी इनके द्वारा ही हुआ है। तो लगभग 1958 में ये आपके बनना चालू हुए थे। ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना आपके कौन कौन से राज्यों की संयुक्त, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। इसमें आपके भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे स्थित है, पंजाब के अंदर स्थित है। ठीक है, इतना याद रखना अभी तो। फिर भाखड़ा नागल डैम से जो विद्युत ऊर्जा अपन को मिलती है उसमें आपके श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 जिलों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो राजस्थान के कितने जिलों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है भाखड़ा नागल परियोजना के थ्रू जो विद्युत मिलती है उसमें, राजस्थान के 4 जिलों में। कौन कौन से, ऊपर के चारों, जब राजस्थान अपन ऐसे बनाते हैं तो ऊपर के 4 जिलों जो अपने आते हैं आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। कौन कौन से, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर आपके इनकी। ठीक है, इन चारों में आपको इससे बेनिफिट मिलता है। राजस्थान में इससे कितनी बिजली प्राप्त होती है, तो भाखड़ा नागल डैम से अपने राजस्थान में जो बिजली प्राप्त होती है वो 168 मेगावाट होती है। कितनी होती है, 168 मेगावाट आपके बिजली प्राप्त होती है। 168.5, 168 आप याद रख लो, ये काफी है आपके लिए। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जितनी परियोजना पढ़ी, देखो उधर 43 + 35 वो ज्यादा नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद अपन ने आपके ये माही वाली पढ़ी, उसमें 139 के आसपास थे, उसमें भी आपके ज्यादा नहीं हो रहे थे। सबसे ज्यादा भाखड़ा नागल से आपकी बिजली प्राप्त हो रही है, कितनी हो रही है, 168 मेगावाट बिजली विद्युत प्राप्त हो रही है आपके। ठीक है, राजस्थान की, अच्छा मैं आपको बताया था कि जब भी कोई इंटर स्टेट परियोजना कोई चले तो उसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, वो याद रखना है राजस्थान की हिस्सेदारी। तो राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें, इस परियोजना में, तो राजस्थान का हिस्सा है 15.2% का। कितना है, 15.2% का, याद रहेगा आपको। तो भाखड़ा नागल परियोजना में क्या पढ़ा अपन को, सेकंड 5 ईयर प्लान के द्वारा 1958 में आपके चालू की गई थी। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पंजाब में आपका ये डैम स्थित है। राजस्थान के 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। और राजस्थान में इससे 168.5 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है, जो आपके राजस्थान की 15.2% हिस्सेदारी को दिखाती है इस परियोजना के अंदर। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं ब्यास परियोजना। ब्यास नदी पे बनी हुई है जो परियोजना, ये भी आपके भाखड़ा नागल की तरह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य भी वही है, कौन कौन से आपके, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, इनकी संयुक्त परियोजना है। इसमें आपके जो 2 बांध बने हुए हैं, कौन कौन से, पोंग बांध और एक आपके देहर बांध। तो पोंग बांध पे पोंग विद्युत परियोजना चल रही है और देहर बांध पे आपके देहर जल विद्युत परियोजना चल रही है। सीधा आपसे क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है कि इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी आपके कितनी है, तो राजस्थान की हिस्सेदारी आपके इसमें 58.5% है। कौन से में, पोंग वाले में तो राजस्थान को कितनी विद्युत हिस्सा मिलेगा, 58.5। जैसे मानो इसमें से आपके 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसमें से 58.5 अपने राजस्थान की हिस्सेदारी रहेगी, ये एग्जांपल था। और देहर जल विद्युत परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी आपके 20% की है। क्वेश्चन आपके ज्यादातर परसेंटेज में पूछा जाता है, तो परसेंटेज में याद रखना, मेगावाट में आपसे नहीं पूछा जाता, मैं बता रहा हूँ। ये हिस्सेदारी वाले क्वेश्चन, इसमें सीधा क्वेश्चन आता है राजस्थान की भाखड़ा नागल में हिस्सेदारी कितनी, 15.2%।
राजस्थान की ब्यास नदी परियोजना में कितनी हिस्सेदारी है आपकी, तो पोंग बांध में तो 58.2% मिल रहा है, उधर 20% मिल रहा है अपन को देहर बांध में। ठीक है, तो ये अपन ने मतलब राजस्थान की मुख्य परियोजनाएं पढ़ ली, बाहर वाली कुछ मुख्य परियोजनाएं पढ़ ली। अब इंदिरा गांधी परियोजना और जो कुछ छोटी मोटी परियोजनाएं जो जितनी भी रही है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उनमें आपके सौर ऊर्जा रही है, पवन ऊर्जा रही है और बायोमास ऊर्जा रही है। इनके पहले संयंत्र कहाँ स्थापित हुए, अभी वर्तमान में कौन कौन से संयंत्र कार्यरत है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एनर्जी सोर्सों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन इसमें कवर कर लेंगे। अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हो राय पब्लिकेशन की तरफ से जो आपको राजस्थान अर्थव्यवस्था के बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आपका।